दोस्तों, अध्याय 2 में हमने देखा कि ढोंडीराव और ज्योतिबा फुले के बीच जो बातचीत रही, उसका मुख्य केंद्र मत्स्य और शंखासुर रहे। जब ढोंडीराव ने ये पूछा था कि कितने सारे कबीले आए होंगे ईरान से भारत में, तो ज्योतिबा ने उत्तर दिया था कि बहुत से कबीले आए होंगे। तो उसके बाद ढोंडीराव ने एक सवाल और किया कि जो मत्स्य नाम का एक आदमी है, उसका क्या मामला है, जिसको हिंदू ग्रंथों के अंदर मत्स्य यानी मछली की योनि से पैदा हुआ बताया गया है। इस सवाल के जवाब में ज्योतिबा बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी ऊट पटांग बातों पर हमको विश्वास नहीं करना चाहिए, जो बिल्कुल ही मनगढ़ंत कहानियां हैं। उन्होंने बताया कि जो ये कबीले के जो लोग थे, मतलब कि उस कबीले के लोग जो ईरान में थे, जब ये आए तो ये लोग पानी से आए थे। समुद्र के रास्ते ये लोग आए थे और इनकी नौकाएं पानी के ऊपर मछली की तरह चलती थी। इसलिए इनके मुखिया का उपनाम मत्स्य पड़ गया होगा। तो उसके बाद इस बात के संबंध में वो तर्क देते हैं कि किसी भी प्रकार से एक मछली एक नर को पैदा नहीं कर सकती। मछली का शरीर और एक स्त्री का शरीर बिल्कुल ही अलग अलग हैं। उनके बच्चा पैदा करने की क्षमताएं भी अलग हैं। एक मछली की तरह एक स्त्री बच्चा पैदा नहीं कर सकती और एक स्त्री की तरह एक मछली बच्चा पैदा नहीं कर सकती। उनके सांस लेने की प्रक्रियाएं अलग हैं। उनके जीवन यापन की प्रक्रियाएं भी अलग हैं। मछली पानी में रहती है और एक स्त्री थल के ऊपर रहती है। तो इन सब बातों का जवाब दिया ज्योतिबा ने पूरे तर्कों के साथ। और उसके बाद पूछा गया कि शंखासुर कौन थे। तो शंखासुर के संबंध में ज्योतिबा ने बताया कि ये एक क्षेत्र के एक क्षेत्रपति थे। और जब ईरान के लोग पानी से उतरे, नौकाओं से उतरे, तो इन लोगों ने इनके ऊपर हमला किया और उनको मार डाला और उसके क्षेत्र के ऊपर कब्जा कर लिया। और उसके बाद जब मत्स्य भी मारा गया तो शंखासुर के लोगों ने दोबारा से उनके ऊपर हमला कर दिया और फिर से उन लोगों का जो राज था वो वापस आ गया अपने क्षेत्र के ऊपर और मत्स्य के लोग भागकर जंगलों की तरफ भाग गए। उसके बाद बारी आती है परिच्छेद 3, कच्छ, भूदेव, भूपति, क्षत्रिय, द्विज और कश्यप राजा के संबंध में। ढोंडीराव, मछली और कछुआ, इनमें सभी बातों में तुलना करने पर कुछ बातों में निश्चित रूप से फर्क दिखाई पड़ता है, लेकिन कुछ बातों में जैसे पानी में रहना, अंडे देना, उन्हें फोड़ना आदि में उनमें समानता भी दिखाई देती है। इसलिए भागवत आदि पुराणकर्ताओं ने यह लिख रखा है कि कच्छ कछुए से पैदा हुआ है। इसके बारे में भी सोचने पर परिणाम मत्स्य जैसा ही होगा और अपना सारा समय व्यर्थ में खर्च होगा, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं आपसे आगे की बात पूछता हूँ कि कच्छ ने बंदरगाह पर उतरने के बाद उन्होंने क्या किया। ज्योतिराव, सबसे पहले उस बंदरगाह की जिस पहाड़ी पर मत्स्यों का कबीला मुसीबत में पड़ गया था, उस पहाड़ी की एक ओर वाले किनारे से वहां के मूल क्षेत्रवासी लोगों को घेरने वाले लोगों के साथ सभी को भगाकर बाद में उसने अपने लोगों को मुक्त किया और वह स्वयं उस क्षेत्र का भूदेव मतलब भूपति बन गया। ढोंडीराव, फिर जिनको कच्छ ने खदेड़ा था वे क्षत्रिय लोग किस ओर चले गए। ज्योतिराव, जो विदेशी ईरानी या आर्य लोगों का कबीला समुद्र के रास्ते से आया देखकर घबराकर द्विज आए कहकर चिल्लाते हुए पहाड़ी के उस पार जाकर कश्यप नाम के क्षेत्रपति के पीछे पीछे निकले। कच्छ ने उनको इस तरह पीछे पीछे जाते हुए देखकर अपने साथ कुछ फौज लेकर उस पहाड़ी के एक छोर से नीचे उतरा।
उसने उस पहाड़ी को पीठ पर लेकर मतलब पीछे छोड़कर कश्यप के राज्य के क्षत्रियों को ईरान की मदद से कष्ट देने लगा। बाद में कश्यप ने उस पहाड़ी को कच्छ से वापस लेने के इरादे से बड़ी जंगी तैयारी की, लेकिन कच्छ ने अपनी मृत्यु तक उस पीछे छोड़ दिए गए पहाड़ी को उस क्षेत्रपति के हाथ नहीं लगने दिया और अपनी युद्ध भूमि छोड़कर एक कदम पीछे भी नहीं हट सका। दोस्तों, परिच्छेद 3 का अंत यहीं पर होता है और हमने देखा कि ढोंडीराव और ज्योतिबा के बीच एक महत्वपूर्ण बात पर चर्चा हुई। तो दोस्तों सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि यदि अभी तक आपने अध्याय 1 और अध्याय 2 नहीं देखा है और उसके साथ साथ प्रस्तावना को भी नहीं सुना है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्रस्तावना अध्याय 1 और अध्याय 2 को जरूर सुनिए ताकि आप अध्याय 3 को बड़ी आसानी से समझ सकें। तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक ज्योतिबा फुले की गुलामगिरी पुस्तक पहुंच सके, सभी इसको सुन सकें और जो दिमागी गुलामी की जो जंजीरें हैं वो भी अपनी जंजीरों को तोड़ सके। लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके पास समय रहते पहुंच सकें। और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अपना सहयोग हमें देते रहिए। कमेंट में आप बताते रहिए कि आपको ये जो हमने सिलसिला शुरू किया है कैसा लग रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।